हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 104 है आज। देखिए, मैंने आपको बोला लगातार टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको। सामान्य हिंदी की मिली थी, जीएस की हमने शुरू कर दी है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज। मैं हमेशा आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ, बोलता हूँ कि आप किसी टॉपिक को मिस कीजिए, लेकिन जो ये टेस्ट सीरीज चलती है ना ग्रुप सी के हिसाब से, जीएस की, हिंदी की और उत्तराखंड जीके की, इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, लाइक उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, जो भी ग्रुप सी के जनरल पैटर्न वाले एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस टेस्ट सीरीज को। तो चलिए आज देखेंगे उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज 104 में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, और बहुत यूनिक क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे यूके ट्रिपल एस जिस पैटर्न पे पूछता है उसी पे आधारित हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भाषा विज्ञानी डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी बोलियों की कुल संख्या कितनी बताई है। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो हमारे त्रिलोचन पांडे जी हैं ये भाषा वैज्ञानिक हैं, ठीक है, और इन्होंने कुमाऊनी की कुल बोलियां बताई हैं 12, यानी कि ऑप्शन 20 में राइट आंसर है। कुमाऊनी की कुल बोलियां कितनी बताई हैं? 12। देखिए, इन्होंने कुमाऊनी बोली को बांटा है आपका 4 भागों में: पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग, उत्तरी कुमाऊनी वर्ग और दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में 3-4 भाषाओं को लिया इन्होंने: कुमैया, सौरियाली, सिराली और अस्कोटी। जबकि पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में बात करें तो यहाँ पर आपके ली गई हैं 6 भाषाएं, 6 बोलियाँ: खसपरजिया, पछाई, चौगरखिया, दनपुरिया, गंगोई और फालदा कोटी। ऐसे उत्तरी कुमाऊनी वर्ग में आ जाता है भैया जो हमारा रीजनल एरिया भोटिया वाला, तो वहाँ पर बोली जाती है आपकी जोहारी बोली, और दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में रच भैंसी या नैनीताली कुमाऊनी बोली जाती है। ठीक है, तो 12 त्रिलोचन पांडे के अनुसार कुमाऊनी बोलियों की संख्या है 12। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी वैली ऑफ फ्लावर्स में, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। तो फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। अब देखिए, फूलों की घाटी से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो है, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1982 में, 1982 में। ये नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में है फूलों की घाटी। ठीक है, नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में। इसके अलावा देखिए, 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसको कालिदास ने मेघदूतम में अलका नाम से संबोधित किया है, और स्कंद पुराण के केदारखंड में इसको नंदकानन बोला गया है, और स्थानीय नाम बोले तो भिंडार घाटी इसको बोला जाता है। फूलों की घाटी के बीचों बीच बहती है दोस्तों पुष्पावती नदी। कौन सी नदी? पुष्पावती नदी। ठीक है, नोट कर लेंगे। देखिए, फूलों की घाटी से एक क्वेश्चन आया था ना, वो मार्गेट लैंग का। मार्गेट लैंग फिसल के गिर जाती है पहाड़ी से, और वही कोटेशन आपको सेम दे दी थी अभी वीडियो वाले एग्जाम में, मैं अपनी आंखें बंद करूंगी वाला। तो देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आयोग बना दे रहा है, तो आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। और यहाँ से देखिए 1931 के आसपास यहाँ पे फ्रैंक स्मिथ आता है, और कुछ फूलों के बीच अपने देश भी ले जाता है, और फूलों की घाटी का बारे में वो लिखता भी है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है फूलों की घाटी, हमेशा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मूलतः आसंती देव किसका शासक था। तो मूलतः जो आसंती देव था ना, ये कत्यूरी, जो हमारी कत्यूरी वंश आया, ये कत्यूरी शाखाएं थी। तो इसमें जो हमारी जोशीमठ में कत्यूरी शाखा एक हिसाब से विकसित हुई, उसका ये मूल शासक था। तो आंसर हो जाएगा जोशीमठ, ऑप्शन सी। ठीक है, जोशीमठ राइट आंसर हो जाएगा। जोशीमठ वर्तमान चमोली। ठीक है, और जोशीमठ के निकट ही आपको देखने को मिलेगा एक खूबसूरत प्लेस उत्तराखंड का औली, जहाँ पे आजकल शीतकालीन खेल भी चल रहे हैं। कत्यूरी शासन काल में निरीक्षण संबंधी कार्यों को देखने वाला अधिकारी क्या था। तो निरीक्षण संबंधी जो कार्य होते थे, इंस्पेक्शन जो होता था कत्यूरी शासन काल में, उस ऑफिसर को क्या कहा जाता था। तो इंस्पेक्शन करने वाले ऑफिसर को कहा जाता था महाकर कृतिक। देखिए, बहुत डिफिकल्ट हो गया, महाकर कृतिका। ठीक है, महाकर कृतिका उसको बोला जाता था। कत्यूरी शासन में किस ऑफिसर को क्या बोला जाता था, मैंने इस पर एक वीडियो दिया, आप देख लेना, यूट्यूब पे भी है। बाकी उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में जो लोग हैं जिन्होंने लिया होगा वो उनको पता ही होगा, बहुत अच्छे से ये टॉपिक करवाया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं, इसके लेखक कौन है। तो ये पुस्तक है पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं, डी तिवारी की। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट आंसर है डी तिवारी जी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जौनसार बावर के अतिरिक्त निम्न में से किस स्थान से यौधेय शासकों की मुद्रा प्राप्त होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो यौधेय शासक हैं उत्तराखंड में, इनकी जो मुद्रा हैं वो प्राप्त होते हैं जौनसार बावर, और इसके अलावा कालों का डांडा, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। कालों का डांडा यानी कि वर्तमान लैंसडाउन। ध्यान रखेंगे, जो यौधेय शासक थे ना, इन यौधेय शासकों की मुद्रा कालों का डांडा, लैंसडाउन और
जौनसार बाबर उत्तराखंड के अलावा हिमाचल के शिमला और कांगड़ा से भी प्राप्त होती है। और जो हमारी यदुवंशी राजकुमारी थी, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है ना, तो राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख में भी ये पुष्टि की गई थी कि यौधेयों की जो उस समय राजधानी थी वो सिंहपुर थी। ठीक है, सिंहपुर कहाँ पे थी? सिंहपुर। अभी मैंने एक टॉपिक दिया था ना जब वेनसांग पहुंचा ब्रह्मपुर आपको कुछ दिन पहले, अभी इसी तर्ज में हम आगे देंगे टॉपिक जिसमें हम देखेंगे सिंहपुर कहाँ पे थे, क्या लोकेशन थी इसकी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालो का डांडा। ठीक है, यानी कि लैंस डाउन में हमारी यौधेय शासकों की मुद्रा प्राप्त हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे आप। और इन मुद्राओं पे लिखा गया ब्राह्मी लिपि से, इन मुद्राओं पे ब्राह्मी लिपि से लिखा गया है यौधेय गजस्य जय। क्या लिखा गया है? यौधेय गजस्य जय, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी यौधेय शासकों की मुद्रा मिली है उन पे यौधेय गजस्य गई जो लिखा गया है किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी, कुटिल, संख लिपि ऑप्शन आ जाएंगे आपके, तो आपको याद रखना खरोष्टी नहीं है, केवल ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। आपने बताना है, एक तरफ हमारा जो कतुरी शासनकाल के दौरान जो हमारे विषय थे उसमें जिले लेवल के भूभाग थे उनको डिस्कस किया गया, दूसरी तरफ उनका एरिया बताया गया है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, नहीं है को हमेशा मार्क कर लें, जो गलत है वो आपने क्लियर करना है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर देखिए, कार्तिकेयपुर जो विषय था वो जोशीमठ से गोमती तक था, बिल्कुल सही है। टंगनपुर विषय देवप्रयाग से अलकनंदा उपत्यका तक का क्षेत्र था, बिल्कुल सही है। अंतराग जो विषय था भागीरथी और अलकनंदा के मध्य का क्षेत्र था, बिल्कुल सही है। ऐसाल विषय जो है, ऐसाल विषय में आपका यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसाल जो विषय था ये कोटद्वार से जो काशीपुर का क्षेत्र था, ये गलत है बिल्कुल। ऐसाल विषय आपका फैला हुआ था भागीरथी और यमुना के बीच में। ठीक है, भागीरथी और यमुना, यानी कि ये उत्तरकाशी के ही बीच का भूभाग था, क्योंकि भागीरथी और यमुना की अगर हम प्रवाह दिशा देखें तो दोनों उत्तरकाशी में ही ज़्यादा लोकेटेड होती हैं, तो उनके बीच का जो भूभाग था वो कहलाता था उसमें ऐसाल विषय। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही आंसर इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, कार्तिकेयपुर राजवंश के वर्तमान समय तक कुल प्राप्त 8 अभिलेखों में कौन सी लिपि प्रयुक्त की गई है? तो कार्तिकेयपुर के जो हमको 8 अभिलेख मिलते हैं अभी तक के, उनमें सभी में हम देखते हैं कुटिल लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन सी लिपि? कुटिल लिपि, ऑप्शन सी। अगला देखिए, डैश के शासनकाल का एक सिक्का लखनऊ संग्रहालय में रखा गया है, तो इनमें से कौन सा शासक है जिसके शासनकाल का एक सिक्का आपको लखनऊ के म्यूजियम में देखने को मिलेगा? ठीक है, देखिए कभी कभी आपको लगता होगा कि यार किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे यूट्यूबर्स डिस्कस करते हैं, लेकिन आप यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न को कभी जज ही नहीं कर सकते। यूके ट्रिपल एससी किसी भी उत्तराखंड की किताब से ऐसे रैंडमली क्वेश्चन बनाता है कि आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन व्यर्थ नहीं है। यहाँ पे हर क्वेश्चन की वैल्यू है वनडे एग्जाम के लिहाज से। मैं ऊपर लेवल के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे कोर जीएस के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे वनडे एग्जाम जो आप तैयारी कर रहे हो यूके ट्रिपल एससी की, डोंट बिलीव ऑन यूके ट्रिपल एससी एवर, वो कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है प्रदीप शाह। प्रदीप शाह गढ़वाल का एक महान शासक था। इसका एक सिक्का हमको लखनऊ संग्रहालय में देखने को मिलता है। प्रदीप शाह के टाइम की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उसमें गढ़वाल और कुमाऊं के जो रिश्ते थे ना वो बहुत बढ़िया हो गए थे। ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं के जो रिश्ते थे डबल इंजन सरकार की तरह हो गए थे उसमें, बहुत अच्छे। और क्योंकि उसमें कुमाऊं पे रोहिल्ला आक्रमण होता है, कल्याण चंद बैठा होता है और कल्याण चंद हेल्प मांगता है हमारे प्रदीप शाह से, तो प्रदीप शाह पहले सेना भेजता है। उसके बाद रोहिल्ले संधि करते हैं कुमाऊं के राजा से और बोलते हैं कि 3 लाख दो, वापस जाएंगे। तो गढ़वाल का राजा 3 लाख रुपए भी देता है कल्याण चंद को। इसलिए प्रदीप शाह का जो टाइम पीरियड है वो कुमाऊं गढ़वाल के मधुर रिश्तों के लिए जाना जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनेगा ऐसे तो आपको याद रखना प्रदीप शाह। संपूर्ण गढ़वाल को जीतने वाला एकमात्र चंद राजा कौन था? तो देखिए, संपूर्ण गढ़वाल को जीता था भैया जगत चंद ने, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है और जगत चंद ने पूरा गढ़वाल जीत लिया था भैया। श्रीनगर में धावा बोला, बहुत लूटपाट भी हुई और जगत चंद ने 100 गायें 1000 जगहें दान भी की थी। जगत चंद ने जुए पे टैक्स भी लगाया था। ठीक है, कुमाऊं का स्वर्णकाल इसी के शासनकाल को कहा जाता है गोल्डन ईरा ऑफ कुमाऊं। एंड ऐसे ही जगत चंद ने उस समय हराया था जब श्रीनगर पे कब्जा किया या पवार राज्य पे कब्जा किया, तो फतेह शाह को हराया था इसने। ठीक है, फतेह शाह। हालांकि ये विजय ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती, पुरिया नेथानी वाला किस्सा भी होता है यहाँ पे, और फतेह शाह फिर से सेना संगठित करके वापस आ जाता है। बट जगत चंद एकमात्र राजा होगा जिसने श्रीनगर तक पूरा अपने वर्चस्व में कर लिया था, श्रीनगर तक को। ठीक है,
जैसे गोल्डन इरा ऑफ कुमाऊं जगतचंद शासनकाल को कहा जाता है, वैसे ही गोल्डन एरा ऑफ गढ़वाल कहा जाता है फतेहपति शाह के शासनकाल को। दोनों राजा समकालीन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी उत्तराखंड हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो उत्तराखंड जीके ऑनलाइन कोर्स जरूर लो हमारी एप्लीकेशन से। वहाँ पे अगर एक बार आपने कोर्स देख लेना, जिंदगी भर उत्तराखंड की किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है, केवल रिवीजन के लिए उठाना है आपने, इतने आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। खलंगा युद्ध में गोरखा वीर कौन था? तो देखिए, खलंगा का युद्ध या नालागढ़ी का युद्ध बहुत फेमस है, एक आंगल गोरखा युद्ध का ये सबसे पहला स्टेप था और ये घटित हुआ था रिस्पना नदी के तट पर देहरादून में उस समय, ठीक है। रिस्पना नदी जो वर्तमान में आप लोग देखते हैं। तो खलंगा युद्ध में एक तरफ था भैया हमारा कर्नल मॉबी, और 31 अक्टूबर 1814 का दिन जो था, उस दिन क्या होता है हमारा मेजर गिलेस्पी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना यहाँ पे हमला कर देती है। किस पे? खलंगा पे। खलंगा उस समय देखिए, थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। जिस समय आंगल गोरखा युद्ध की शुरुआत होती है, उस समय देहरादून का जो नालागढ़ी क्षेत्र था, वहाँ पर गोरखा वीर कौन था? बलभद्र थापा, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, बलभद्र थापा। अब थोड़ा जान लीजिए, जैसे ही उसको पता चला आंगल जो अंग्रेज हैं युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो उसने नालागढ़ी या खलंगा नामक प्लेस में क्या कर दिया, वहाँ पे जितने भी साल के पेड़ थे उन साल के पेड़ों को काट कर एक किला बना दिया उन साल के पेड़ों से, ठीक है। चारों तरफ से साल के पेड़ लगा दिए, बड़े बड़े तने। तो ये किला बहुत ही मजबूत था, अंग्रेज इसको भेद ही नहीं पाए। हालांकि बाद में अंग्रेज इसमें रणनीति करते हैं कि वो पानी की सप्लाई रोक देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, फिर बाहर निकलना ही पड़ता है गोरखा वीरों को। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों को बता दिया था कि गोरखा कितने साहसी थे, और यहीं पे नींव पड़ती है एक हिसाब से गोरखा रेजिमेंट की। क्योंकि जो आंगल गोरखा युद्ध के बाद संगोली संधि होती है ना, नेपाल दरबार भी बोलता है कि गोरखाओं को आप सेना में भर्ती करोगे, और अंग्रेज तो चाहते ही थे, क्योंकि अंग्रेजों ने देख दी थी भाई बहादुरी गोरखाओं की, कि कैसे गोरखाओं ने, मात्र कुछ गोरखाओं ने हजारों यहाँ पे ब्रिटिश सैनिकों को खुखरी से मतलब हताहत कर दिया था, जिसमें जिलेस्पी भी मारा जाता है 31 अक्टूबर 1814 के दिन। और बलभद्र थापा इंग्लिश सेना को चीरता हुआ निकल जाता है यहाँ से आगे, हालांकि वो बाद में किसी युद्ध में जाके शहीद होता है। तो यहीं पर इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है बलभद्र थापा, ठीक है। और बाद में जब ये शहीद हो जाता है, तो आंगल गोरखा युद्ध के बाद रिस्पना नदी पर आपको 2 स्मारक देखने को मिलता है। एक हमारा जो शहीद गिलेस्पी था, और दूसरा स्मारक होगा बलभद्र थापा का। मतलब ब्रिटिश सेना ने भी इसका, देखिए, शत्रु का भी यहाँ पे क्या बनाया, स्मारक बनाया। तो आप लगा सकते हैं कैसा युद्ध रहा होगा उसमें, ये जो युद्ध हुआ था नालागढ़ी का या खलंगा का युद्ध। गोरखा शासनकाल में जो सैन्य शिविर होता था ना, सैन्य शिविर को ही खलंगा कहा जाता था, ये भी नोट करेंगे आप। गोरखा शासनकाल में सैन्य शिविर को ही खलंगा कहा जाता था, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण टर्म होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देवप्रयाग टिहरी में स्थित संस्कृत पाठशाला का निर्माण किस टिहरी शासक ने किया था? तो ये किया था भैया, राइट आंसर है इसका भवानी शाह, ठीक है। 72 का सही आंसर है, ऑप्शन बी भवानी शाह ने किया था देवप्रयाग में। गोरख्याली में ब्राह्मणों पर प्रत्यारोपित टैक्स कौन सा था? तो गोरखाओं ने देखिए ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, जो हम शासन व्यवस्था उनकी पढ़ते हैं। रेवेन्यू के टाइम पे उन्होंने देखा भैया सब बराबर है। गोरखा केवल 2 पंडितों को मानते थे, एक पांड्य ब्राह्मण और दूसरा उपाध्याय ब्राह्मण, इन दोनों की इज्जत करते थे बस। इसके अलावा उनकी नज़र में कोई ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं पूजे जाते, ऐसा स्टेटमेंट गोरखाओं ने दिया था। और उन्होंने ब्राह्मणों पे कुसही नामक टैक्स भी लगाया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। केवल पांड्य उपाध्याय को दर्जा देते थे अपने दरबार में। देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो जैसे कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना होती है 1914 में, इसी तर्ज पे इसी की एक शाखा खोली जाती है देहरादून में 1918 में, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, ठीक है। कुमाऊं में कब हुई? 1914 में। कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1912 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में। ये सभी पॉइंट को आप नोट रखें। प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री किसे कहा गया है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वृहत हिमालय का जो क्षेत्र है, इसको प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री यानी कि बर्फ का घर कहा गया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बर्फ का घर हिमाद्री, वृहत हिमालय को कहा गया है। प्रसिद्ध 9वां भू बंदोबस्त बिकेट बंदोबस्त कब किया गया था? देखिए, बिकेट बंदोबस्त बहुत ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि इसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से ज़मीन को माप कर, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की गई थी, इसलिए इसको सबसे सटीक भू बंदोबस्त माना जाता है ब्रिटिश काल का। और ये 9वां भूमि बंदोबस्त बिकेट की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इसको बिकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। एंड ये बिकेट बंदोबस्त हुआ था 1863 में, ठीक है। इससे पूर्व बैटन ने करवाया था भैया, ये क्वेश्चन बना भी था 1840 से 1860 तक, ठीक है। ये 20 साला भूमि बंदोबस्त था। इससे पूर्व जो 8वां भूमि बंदोबस्त था वो हमारा 20 साला भू बंदोबस्त भी कहलाता है। हालांकि अगला भू बंदोबस्त होने में 3 साल का डिले हो गया, तभी 1863 में 9वां होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्वेश्चन बना था डायरेक्ट अभी यूकी SSC के एग्जाम में। वृहत और मध्य हिमालय के बीच कौन सी रेखा गुजरती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो वृहत और मध्य हिमालय के बीच में गुजरती है मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, ठीक है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है।
ठीक है, MCT, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट गुजरती है। थोड़ा समझ लो यार इसको, थोड़ा आप देख लो, ठीक है। ये वृहत हिमालय है और ये मध्य हिमालय है, ठीक है, ये मध्य है, ये वृहत है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो हमारी रेखा गुजरती है वो तो हो गई मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है। अब मध्य हिमालय की बात करें, मध्य हिमालय और लघु हिमालय या शिवालिक बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा है? तो इनके बीच में आ जाती है हमारी कौन सी, ये है हमारी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जिसको बोलते हैं MBT, ठीक है। कौन सी आती है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ऐसे ही देखिए, जो शिवालिक का क्षेत्र है और हमारा तराई का क्षेत्र है, तो तराई और शिवालिक क्षेत्र के बीच में आ जाते हैं MFT, यानी कि मेन फ्रंटियर थ्रस्ट। ये जो कि लोअर पीसीएस में आपका क्वेश्चन भी बना था, लोअर पीसीएस में आया था ना, तो ये क्वेश्चन, ये अलग अलग रेखा है, ज्योग्राफी के सेशन में अच्छे से हम इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन है। मानवेंद्र शाह कितनी बार टिहरी के सांसद रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के या पंवार वंश के अंतिम शासक थे, उत्तरवर्ती पंवार शासन के अंतिम शासक थे। मानवेंद्र शाह टिहरी राजवंश के 60वें शासक थे और यहीं पे टिहरी राजवंश समाप्त हो जाता है। मानवेंद्र शाह का जो राज्याभिषेक हुआ था 1946 से 1949 तक ये रहे थे और 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय हो जाता है टिहरी रियासत का, तो राजशाही पद खत्म हो जाता है। उसके बाद वहाँ की जनता इनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि राजा ही थे और राजवंश को इन्होंने समाप्त करने के लिए विलय पत्र पे साइन किए थे, तो जनता इनकी वैसे फैन हो गई थी। तो इसके फलस्वरूप क्या हो, जनता ने बोला जब तक राजा जी जीवित रहेंगे यहाँ की सीट में हम हमेशा इन्हीं को वोट देंगे। तो इसको देखते हुए मानवेंद्र शाह अपनी मृत्यु तक लगभग 8 बार टिहरी सीट से सांसद रहे। उसके बाद भी ये प्रथा चलते आ रही है। वर्तमान में भी आप देखते होंगे टिहरी से जो हमारी राजमाता कमलेंदुमती शाह है, वो अभी माफ़ कीजिएगा, हमारी जो वर्तमान में है माला राजलक्ष्मी शाह जी जो हैं, वो अभी भी आप देख रहे होंगे कि आज भी वर्तमान समय में सांसद हैं वो, ठीक है। तो इसलिए टिहरी की जो सीट है हमेशा राजशाही को ही समर्पित रही है। तो कितनी बार हमारे जीते? 8 बार सांसद रहे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कब स्थापित हुआ था? कई बार ये क्वेश्चन बनता है। गोपेश्वर चमोली में स्थित है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1989 में, ठीक है, 1989 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1989 में। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का कि नैनीताल में प्रथम सर्जन की तैनाती किस वर्ष हुई थी? यानी कि पहला सर्जन डॉक्टर नैनीताल में कब तैनात किया गया था? अब वही मैं बात बोल रहा हूँ। देखिए, UKSSC ये भी पूछ लेता है कि भैया इसकी पत्नी का नाम क्या था, ये किस जाति से था, ये किस वंश से था, ये वाद्य यंत्र किससे बजाया जाता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए UKSSC से, जो हिस्ट्री की जो हमारी राइटरों की किताब है ना, जो लाइन उन्होंने लिखी है वहीं से उठा लिया। तो ये सेम लाइन देखिए हमारी अजय सिंह रावत जी की किताब से उठाई गई है कि नैनीताल में पहला सर्जन किस वर्ष तैनात हुआ। अभी हाल में ही आपने वीडियो के एग्जाम में या कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में देखा होगा कि ये क्वेश्चन बना था, उसमें आयोग ने ये पूछ लिया था कि जो हमारे कुमाऊं गार्डन था, कुमाऊं गार्डन में जो पहला हमारा कैटलॉग प्रकाशित हुआ किस वर्ष हुआ। अब ये क्वेश्चन कोई मायने रखता है? बताइए आप। कुमाऊं गार्डन का जो कैटलॉग था, वहाँ पे कौन से फल उग रहे हैं, कौन सी सब्जी उग रहे हैं, वो कैटलॉग किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? तो UKSSC कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन व्यर्थ नहीं है। क्योंकि बहुत से बुद्धिजीवी क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, फालतू का पढ़ाते हैं। ये फालतू नहीं है, आप लोग जो समझदार हैं उनका सिलेक्शन होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। जो हमेशा कमेंट करते हैं फालतू के, वो फालतू चीज़ों में यहाँ पे गुमनाम ही अंधेरे में रह जाते हैं, ठीक है। आप मेरी बात पे बिलीव कीजिए, पिछले 5 साल से यूट्यूब पे हूँ, पूरे उत्तराखंड के एग्जाम्स को मैं देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। UKSSC के स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 डे एग्जाम्स की, इसलिए बोलता हूँ। तो नैनीताल में पहला सर्जन तैनात हुआ था 1847 में, ठीक है, 1847 में। ऑप्शन डी इसमें से आंसर है, 1847 में। ओके, तो ये था हमारा UKGK टेस्ट पार्ट 104। टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें, और जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में भाई कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, ठीक है। बाकी जब भी आप खूबसूरत प्लेसेस पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बाकी आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड इतिहास से लेकर उत्तराखंड का भूगोल अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस एप्लीकेशन के स्टोर पे जाओ और UKGK का कोर्स ले लो भाई, ठीक है। और हिंदी का भी लेना तो फिर कॉम्बो कोर्स लेना सबसे बेहतर है मेरे हिसाब से। बाकी देखिए, दूसरा जो चैनल हमारा देवभूमि करियर 2.0, वहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं हिंदी, उत्तराखंड और GS की,
ठीक है, फ्री में है, आप लोग पढ़ लो। जो अफोर्ड कर सकता है वो एप्लीकेशन से पे कोर्स ले सकता है, पेड कोर्स, नहीं तो आप लोग फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं। हम हर जगह से प्रयास करते हैं। बाकी देखिए जल्दी मैं आपके लिए सेक्शनल टेस्ट भी लाने वाला हूँ एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आपको उत्तराखंड के 100 टेस्ट अलग मिलेंगे, हिंदी के 100 टेस्ट अलग मिलेंगे और जीएस के 100 टेस्ट अलग मिलेंगे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो इंतजार कीजिए, जब भी लॉन्च होगा मैं यूट्यूब पर अनाउंस कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखिए। ये टेस्ट अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।